आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है फिर कभी सही। हिंदी भाषा से अनंत स्नेह रखने वाली सुश्री दिव्या माथुर जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन कार्य संपन्न किया है। प्रवासी वरिष्ठ साहित्यकार को भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों ने अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया है। आइए सुने दिव्या माथुर जी की कहानी मेरी जुबानी। मैं स्मिता श्रीवास्तव। भयंकर दर्द था। बाईं कनपट्टी पर जैसे हथौड़े से लगातार चोट हो रही हो। नब्ज फड़क फड़क कर प्रतिवाद कर रही थी। नेहा ने अपना सिर दुपट्टे से कसकर बांध लिया था, किंतु उसका झीना दुपट्टा प्रहार और प्रतिवाद का कैसे मुकाबला कर सकता था। कहीं उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव तो नहीं हो रहा। नेहा घबरा उठी। उसने फिर सोचा कि दिल के दौरे से मरने का अंदेशा तो कम ही था। उसके परिवार में किसी की भी मृत्यु इस वजह से नहीं हुई थी और न ही रक्तचाप या मधुमेह से कोई ग्रस्त था। उसका तो दिल टूटा था। दिमाग में इस भयंकर दर्द का कारण क्या हो सकता था? नेहा जानती थी कि यह संबंध शायद स्थायी ना रहे, किंतु उसे अंदाज ही नहीं था कि एक छोटी सी घटना उसे इतना बड़ा धक्का पहुंचा सकता था। कहा था ना, बाज आ जाओ, पर मानी नहीं थी तुम। अब भुगतो। अपनी ही आत्मा के कटाक्ष उसे अलग कुतरे जा रहे थे। जानते बूझते कूदी थी ना आग में। बड़ा 30 मार्का समझ रही थी ना तुम खुद को। नेहा ने सोचा था कि बसंत से जब उसके संबंध चटकने लगेंगे तो वह चुपचाप उससे अलग हो जाएगी। इसके लिए वह अपने को मानसिक तौर पर तैयार करती रही थी। पांव जमीन पर कस कर रख पाई थी नेहा। फिर क्यों गिरी? यह चोट कैसी? ये आहें क्यों? शायद यह दर्द जिस्मानी ही हो। बेवजह जोड़ रही थी इसे वह रिश्तों से। बसंत के विचार में परिवार से बाहर एक सशक्त संबंध जीवन में माधुर्य भर देता है। गृहस्थी को एक नया आयाम दे देता है। आवश्यक नहीं कि यह संबंध शारीरिक ही हो। आरंभ में इसी विषय को लेकर वे घंटों वाद विवाद करते थे और इसी विवाद के चलते वे निकट आते चले गए। धीरे धीरे यह घनिष्ठता इतनी बढ़ी कि सब बंधन टूट गए। क्या नहीं पाया था नेहा ने इस रिश्ते से? प्यार, उपहार, सुरक्षा, संतुष्टि, और ऐसी संतुष्टि तो उसे जीवन में कभी नसीब ही नहीं हुई थी। 3 वर्षों से नेहा और बसंत बेरोक टोक मिलते रहे थे, किंतु एक बात थी जो नेहा को घुन की तरह अंदर ही अंदर खाली किए जा रही थी, और वह थी कि बसंत शादीशुदा था। अपनी पत्नी और बेटों को भी उतना ही चाहता था जितना कि उसे और उसकी 4 वर्षीय बेटी खुशबू को। नेहा ये कभी नहीं जान सकी कि क्या कमी थी बसंत को अपने घर में जो वह खिंचा चला आता है उसके करीब। क्या उसे संपूर्ण रिश्ते की तलाश थी? क्या वह भी बहुगामी प्रवृत्ति का था? बसंत हमेशा अपनी पत्नी और उसके परिवार की प्रशंसा करता था और नेहा मन ही मन जल उठती थी। न जाने क्यों हर पल इंतजार करती जब कभी अनजाने में वह बुराई कर जाए अपनी पत्नी की। 5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मन ही मन अब तो नेहा बसंत की पत्नी को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। बसंत भी कितना भाग्यशाली था। पत्नी और प्रेयसी दोनों ही उसे एकनिष्ठ मिली थी। कोई 15 दिन हुए
कि बसंत ने नेहा को बताया कि शायद उसकी पत्नी दीप्ति को कुछ शक हो गया था, क्योंकि वह कह रही थी कि यदि बसंत स्वीकार कर ले कि उसके अनियत संबंध थे तो उसे कोई ऐतराज ना होगा। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? नेहा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दीप्ति ऐसा भी कह सकती है। सच तो यह है दीप्ति कि एक क्लोज्ड फ्रेंड है जो सेल्वी है, जिसके पति ने पिछले महीने आत्महत्या कर ली थी। वह किसी और से प्यार करता था, पर उसे आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? न चाहते हुए भी नेहा पूछ बैठी। क्या करता बेचारा? वाइफ और गर्लफ्रेंड 2400 घंटे लड़ती रहती थी। उसका जीवन दूभर हो गया था। नेहा ग्लानि से भर उठी। वह चाहती होगी दीप्ति वसंत को। नेहा ने ठान लिया, उसकी वजह से दीप्ति को कभी ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा। ऐसी नौबत आने से पहले ही वह शहर छोड़ देगी। एक ही शहर में रहते हुए दीप्ति और नेहा का कभी सामना नहीं हुआ था। ऐसा नामुमकिन था कि पत्नी को शक हो और किसी न किसी रूप में वह प्रकट न करे। हो सकता है कि वह अपनी नाराजगी जाहिर न करती हो या बसंत ही नेहा को इस बारे में कुछ न बताता हो। यह भी हो सकता है कि वे तीनों ही अपना धर्म बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हों और सब कुछ सही चल रहा था। बसंत को अपनी पत्नी की जन्मदिन, शादी की सालगिरह और बच्चों की डॉक्टर से जांच की तारीखें उतनी ही मुस्तैदी से याद रहती थी कि जितनी नेहा और खुशबू से संबंधित तिथियां। कहीं कभी कोई कमी नहीं। उसके हाथ हमेशा उपहारों से भरे होते, चेहरे पर हमेशा संतोष रहता। काश कि नेहा भी इतना संतुष्ट रह पाती। जितना वह देता उससे अधिक की वह कामना करती, चाहती कि बसंत केवल उसे ही दे, बस उसी की बेटी को ही चाहे, किसी और की ओर आंख उठाकर भी न देखे। कभी वह स्वार्थी हो उठती तो कभी आत्म निंदा पर उतर आती, पर चैन उसे एक पल को न था। आत्म प्रवंचना के चलते नेहा ने एक बार बसंत को चेतावनी दे दी थी कि जिस दिन दीप्ति को उनके संबंधों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, वह बसंत को कभी भी अपने पास फटकने तक नहीं देगी। खुशबू के प्रति बसंत के व्यवहार से नेहा सबसे अधिक संतुष्ट थी। वह जान देता था खुशबू पर। उन दोनों के बीच नेहा की भी नहीं चलती थी। खुशबू के लिए बसंत अंकल भगवान थे। महंगे से महंगे होटल में रहना, खाना, इंग्लैंड भर में घूमना और जो मन में आए खरीद लेना। अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए माँ बेटी मानो बसंत पर निर्भर थी। कभी कभी नेहा सोचती थी कि कहीं यह सब पैसे का तो खेल नहीं। वह अपने अंतःस्थल को कुरेदती। यदि बसंत का व्यापार ठप हो जाए तो क्या वह फिर भी उसे इतना ही चाहेगी? बसंत उसे हर मायने में पत्नी का दर्जा देता था और नेहा भूल भूल जाती थी कि वह पत्नी न थी। जाने अनजाने जब आत्मा कोंचती तो वह अपराध भावना से ग्रस्त हो उठती। स्वयं को दीप्ति के स्थान पर रखती, महसूसती और पाती कि वह उसकी पत्नी के प्रति न्याय नहीं कर रही थी। वह अपने को कटघरे में खड़ा पाती, अपने को दोषी ठहराती और खुद को कड़े से कड़ा दंड दे देती। कभी कभी वह बसंत को छोड़ने का फैसला भी कर लेती, किंतु जैसे ही वह मुस्कुराता हुआ घर में कदम रखता, सब कुछ भूलकर उससे लिपट जाती। खुशबू का संसार तो बसंत से ही था। एक बार खुशबू के मुंह से बरबस बसंत के लिए पापा निकल गया था, तो नेहा ने उसे
तुरंत टोक दिया था। बसंत इस बात पर उससे आज तक रुष्ट था, किंतु जब बसंत खुले आम उसे बेटी का दर्जा नहीं दे पाएगा तब खुशबू को कष्ट होगा। नेहा से कैसे बर्दाश्त होगा। आज के कड़वे सत्य को वह खुशबू का भविष्य नहीं बिगाड़ने देगी। अंकल कहने से उनकी कलई तो नहीं उतरेगी। अंकल रात को हमारे यहाँ क्यों नहीं रहते? नेहा अंदर तक कांप जाती थी खुशबू के ऐसे प्रश्नों से। एक तरफ विष्णु था जो नेहा को जी जान से चाहता था। साल में 2 या 3 बार वह नेहा को फोन करता था, हाल चाल पूछता, मजाक में ही वही प्रश्न दोहराता कि क्या वह अभी भी अकेली है या फिर किसी के साथ इन्वॉल्व। यदि नहीं तो क्या वह फिर से प्रपोज करे। नेहा के 20 बार इनकार करने के बावजूद वह यही कहकर फोन रख देता था कि उसके फोन का इंतजार करेगा। कई बार तो विष्णु की निष्ठा से नेहा इतना अभिभूत हो जाती कि सोचती कि इंग्लैंड छोड़कर हॉलैंड में जा बसे और कुछ नहीं तो दीप्ति से आंख तो मिला पाएगी। अपने यहाँ बुलाकर उसे ढेर सा प्यार और सम्मान, उपहार आदि तो दे पाएगी। अपनी दी हुई चोट के निशान तो नहीं मिटा पाएगी, पर शायद उसके घाव को सहला पाए। कहीं गहरे सोचती तो नेहा को लगता वह बसंत के अलावा किसी को चाह ही नहीं पाएगी। हाँ कहने का मतलब था विष्णु से विवाह। विवाह का मतलब था विष्णु को पति के रूप में स्वीकारना। बस यहीं आकर बात बिगड़ जाती थी। जिस पुरुष को वह प्यार नहीं करती उसका स्पर्श कैसे झेलेगी। आदर ही आदर था विष्णु के लिए नेहा के मन में, नेह रत्ती भर भी नहीं। कभी सोचती कि शादी कर ले, बाद की बाद में देखी जाएगी, किंतु नेहा का पति अनिल कहाँ कर पाया था नेहा को प्यार। अपनी माँ के कहने में आकर उसने शादी तो कर ली, किंतु निभा नहीं पाया था। खुशबू के पैदा होने के बावजूद वह ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गया। यह भारत भी नहीं जहाँ लोग प्यार किसी से करते हैं और शादी किसी और से। सुना है निबाह भी कर लेते हैं। बच्चे पैदा करना प्यार का विकास समझ लिया जाता है और फिर वहां जीवन स्वयं किसी का होता है। जीते हैं इसके लिए उसके लिए। स्वयं नेहा मानती थी कि कोई पिछले कर्मों का दंड था जो वह भुगत रही थी, और यह जो पाप वह अब कर रही थी उसका दंड शायद अगले जन्म में भोगेगी। क्या कभी प्रायश्चित कर पाएगी? क्या यह पाप था भी? वह किसी को दुख नहीं पहुंचा रही, न कभी पहुंचाना चाहती थी। फिर भी काश यह आकर्षण विष्णु के प्रति उपजता तो कितना उपयुक्त होता। कल रात ही तो विष्णु ने पूरे 1 साल के बाद फोन किया था। वह भारत में नेहा के परिवार से मिलकर आया था। नेहा के परिवार वाले चाहते थे कि वह विष्णु से शादी कर ले और इज्जत से रहे। एक स्त्री का अकेले रहना समाज को न जाने इतना भारी क्यों पड़ता है, क्यों खलता है। उसका अपना एक घर है, वह अपने पांव पर खड़ी है। कल खुशबू बड़ी हो जाएगी, फिर नेहा अकेली नहीं रह जाएगी। बसंत जरूरी तो नहीं बुढ़ापे तक साथ निभाएगा। क्या गारंटी है कि विष्णु ही आजन्म साथ देगा। यद्यपि विष्णु से विवाह का अर्थ था अवमानना, ग्लानि और समाज के भय से मुक्ति। माँ का पत्र भी आया था। लिखा था कि विष्णु से अच्छा वर उसे दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। विष्णु की तारीफों के पुल बांधे गए थे जो असत्य नहीं थे, किंतु कितनी मजबूर थी नेहा। इस बार विष्णु साहस जुटाकर काफी कुछ कह गया था। शायद नेहा के परिवार की फूंक थी या वह हतोत्साहित होकर अंतिम जोर लगा रहा था। बुला लो ना नेहा अपने पास, या मेरे पास यहाँ आ जाओ। 24 घंटे तुमसे बंधा रहूंगा। तुम्हारे सिवा मैं किसी को चाह क्यों नहीं पाता।
सच कितनी बार कोशिश की है। इस बार भी दिल्ली में कितनी लड़कियां देख कर आया हूँ। जितना तुम्हें भुलाना चाहता हूँ उतना ही ज्यादा चाहने लगता हूँ तुम्हें। विष्णु की बातें नेहा को अंदर तक झंझोड़ गई थी। वह चुपचाप सुनती चली गई, बीच बीच में मानो उपहास उड़ा रही हो जैसी हंसी हंस देती, किंतु वह फिर भी कहे चला गया, जानती हो मैं यहाँ की सरकार को कितना टैक्स देता हूँ। मर गया तो कोई पेंशन भोगने वाला भी नहीं है। मुझसे इसीलिए शादी कर लो। यह सब कुछ तुम्हें मिल जाए तो मैं चैन से मर तो सकूं। क्या कहे नेहा, कौन ले जाता है धन जायदाद अपने साथ। आज रात बहुत निराश था विष्णु। काश कि वह उसके सीने से लगकर उसका नैराश्य हर पाती। यह क्या सोच रही थी नेहा। वह लज्जित हो उठी। बसंत क्या सोचेगा। क्यों, क्या वह नहीं रखता होगा अपनी पत्नी का सिर गोद में। वह किसी को शांति क्यों नहीं दे सकती। कहीं कुछ ठीक नहीं था। वह झल्ला उठी। पैसे बर्बाद कर रहे हो, मालूम है कितना बिल आएगा। नेहा ने विष्णु को चुप कराने की खातिर कहा। तुम्हें बिल की पड़ी है। What about my दिल, विष्णु ने हल्का होते ही पूछा था। उस दोपहर को जब नेहा ने बसंत को विष्णु से हुई अपनी बात के बारे में बताया तो वह केवल मुस्कुराता रहा। नेहा समझी थी कि एक पति की तरह बसंत चीखेगा, चिल्लाएगा कि विष्णु की हिम्मत कैसे हुई तुमसे यह सब कहने की। तो हाँ, क्यों नहीं कर देती। विष्णु सचमुच बहुत अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा, धनवान, हैंडसम। 4 साल से तुम्हारा इंतजार भी कर रहा है। 24 घंटों तुम्हारे साथ चिपका रहेगा। और क्या चाहिए तुम्हें। बसंत ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। नेहा ने सोचा कि शायद वह उसे छोड़ने की गरज से ये सब कह रहा है, किंतु बसंत के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसके अंदर कहीं से क्रोध का एक गोला उठा जो सब कुछ तहस नहस करने लगा। बसंत खुशबू को तैराने के लिए ले जा रहा था। बेटी के सामने वह कुछ कह नहीं पाई, किंतु जाने से पहले बसंत व्यंग कसता रहा और मुस्कुराता रहा। नेहा को शायद ये बातें उसे बतानी ही नहीं चाहिए थी, किंतु वह कब छिपा पाई है कुछ बसंत से। परफेक्ट, तुम्हारा परिवार भी खुश हो जाएगा, कहता हुआ बसंत खुशबू को लेकर चला गया था। नेहा का मन हुआ चीख कर पूछे, व्हाट अबाउट अस। वह बुरी तरह घायल थी। क्या बसंत अपनी पत्नी को भी यही सलाह देता। पर वह पत्नी थी, कानूनी पत्नी। नेहा कौन थी उसकी। बसंत उसे पत्नी का दर्जा देता आया था, पर आज साबित हो गया कि सही मायनों में वह उसकी क्या थी। क्या बसंत छूटना चाहता है। क्या हमारे संबंध बासी हो चुके हैं। क्या उसे कोई और मिल गई है। मैं क्या उसकी ब्याहता हूँ कि मेरा उस पर जोर चलेगा। कहीं वह दीप्ति के पास लौट जाना चाहता है। शायद दीप्ति ने इस शर्त पर बसंत को सहृदयता से गले लगा लिया हो कि वह अब नेहा से कभी नहीं मिलेगा। शायद दीप्ति ने इस शर्त पर बंसल को सहृदयता से गले लगा लिया हो कि अब वह नेहा से कभी नहीं मिलेगा। किंतु ऐसा होता तो वह आज क्यों आता, खुशबू को क्यों तैराने ले जाता। शायद यह दोष भी वह नेहा के सर पर ही लगाना चाहता हो कि पहल नेहा की तरफ से हुई। वह छूटना चाहती थी। अपने जीवन के 3 महत्वपूर्ण वर्ष वह उस व्यक्ति को अर्पण कर चुकी थी, इसी आशा में कि वे एक दूसरे के साथ बूढ़े होंगे। अच्छा हुआ बसंत से उसे कोई संतान न थी। यद्यपि वह हमेशा कहता रहता कि उसे एक और बेटी चाहिए थी। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। कहाँ जाती वह 2 बच्चियों को लेकर। इसमें बुरा ही क्या है। शायद बसंत ठीक से कह रहा था। टूटने का दुख शायद बसंत को भी था, किंतु ये संबंध कब तक घसीटे जा सकते थे।
प्रेम को तन और मन से ऊपर ले जाने का मुकाम आ पहुंचा था। पहल नेहा ने ही की तो इसमें बुरा क्या था। बसंत एक बार नेहा को अपने दोस्त की व्यथा सुना रहा था। फिनलैंड में पोस्टिंग के दौरान इस दोस्त की पत्नी वहीं के एक निवासी के साथ रहने लगी ताकि उसे भारत न लौटना पड़े। 3 साल के बाद जब इस दोस्त के लौटने का समय आया तो उसकी पत्नी ने बेटी को भी अपने पास रख लिया। कुछ सालों बाद जब वह बेटी से मिलने फिनलैंड पहुंचा तो बेटी उसे पिता कहने से भी कतराने लगी। इस किस्से को बसंत ने कुछ यूं सुनाया जैसे सारी स्त्रियां ही धन और आराम के लालच में ऐसा करती हों। यह सोचकर कि वह उन स्त्रियों जैसी नहीं थी, नेहा अपने को प्रेयसी अथवा उसके पर्यायवाची शब्दों से स्वयं को अलंकृत नहीं करती थी। बसंत भी शायद जानता था कि बिना उसे पत्नी का आदर दिए वह नेहा से कुछ नहीं पाएगा। एक शब्द कहने से उसका घिस ही क्या गया, रही तो वह फिर भी प्रेयसी, पत्नी तो नहीं हो पाई। पत्नी की तरह हाथ पकड़कर सड़क पर साथ चलकर दिखाता तो उसे मान जाती। सार्वजनिक स्थानों पर कैसा चौकन्ना हो जाता था बसंत। नेहा के यूं तो कई मित्र थे, परंतु वे उसके यहाँ आने से कतराते भी थे, क्योंकि वह जब तक बहाने बनाकर ऐन वक्त पर उन्हें अपने यहाँ आने से रोक भी देती थी, क्योंकि बसंत का फोन आ जाता था कि वह आ रहा है। वह नहीं चाहता था कि जब वह घर आए तो नेहा का कोई अड़ोसी पड़ोसी, सहेली या कोई भी दोस्त उसके घर पर हो। जब कभी बसंत के घर रहते कोई मेहमान घर आ टपकता तो बसंत जल्दी ही अभिवादन करके खिसक लेता था। धीरे धीरे नेहा ने स्वयं ही सबसे काट बना ली, दूरी बना ली, ताकि बसंत समय असमय बेरोक टोक आ सके। बसंत जब विदेश में होता था तो नेहा और खुशबू कितने अकेले पड़ जाते थे। तब मन होता था चलो अब बेहिचक किसी को बुला ले या किसी के यहाँ चले जाएं। फिर वह ये सोचकर रुक जाती कि यह सिलसिला शुरू करने का औचित्य ही क्या था। बसंत के आते ही फिर पटरी पर आना होगा, लोग और बुरा मान जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि वह उन्हें सोचने दे कि वह सनकी ही है। जब कभी बंबई से भाई भाभी लंदन आए, नेहा ने स्वयं ही बसंत को आगाह कर दिया। अपने परिवार के विचारों से नेहा अवगत थी। वे कभी इन संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे। विष्णु को तो न स्वीकार कर पाने पर वे लोग नाराज ही थे। कोई उचित कारण भी तो नहीं बता पाई थी वह उन्हें। क्या बताती, कैसे बताती। नेहा ने भारत जाना तो छोड़ दिया था। लोग झट रिश्ते बताने लगते थे। बाल बच्चों वाले विधुर जिन्हें घर चलाने को एक पत्नी चाहिए थी, या कोई बौझम आदमी जिसकी शादी किसी वजह से अभी तक नहीं हो पाई थी। अधिकतर प्रत्याशी वे ही थे जो नेहा से विवाह करके विदेश में आ बसना चाहते थे। अपने जलते हुए बदन को ठंडा करने के लिए नेहा ने ठंडे जल से स्नान किया। नहा धोकर शाम की आरती के पश्चात उसने प्रार्थना की, एक ऐसे तूफान की जो खींचकर उसे बसंत से कहीं दूर पटक दे, उसकी स्मरण शक्ति हर ले, जीवन शुरू हो जाए कहीं और दूर कहीं। फिर से न भय रहे, न ग्लानि, न तिरस्कार। कब तक जी पाएगी इन हालात में वह? कब तक लड़ेगी स्वयं से, समाज से? बसंत से कहेगी यदि वह सही मायने में उसको चाहता है तो उसे छोड़ जाए। पहले भी तो जी रही थी, अब क्यों नहीं जी पाएगी नेहा? बसंत मानो बसंत बनकर आया था उसके जीवन में, पतझड़ छोड़कर जाएगा। यादें सूखे पत्तों सी उड़ती फिरेंगी उसके दिमाग के बियाबा में, तितर बितर। शायद यह इतना कठिन भी ना हो जितना वह सोच रही थी। वे संबंधों को आरंभ की स्थिति में ले जाएंगे और वहां से दो विपरीत दिशाओं में मुड़ जाएंगे। कठिन होगा सिर्फ विदा लेना, विलग होना। कहीं बसंत ने आत्महत्या कर ली तो? नेहा की सांस थम गई।
ऐसा हो सकता है, हुआ है, या बसंत उसे केवल डरा रहा था? त्याग इतना आसान न था। दो जगह, दो जिस्मों का अलग जलना, तड़पना, अपने से संबंधित लोगों का पीड़ा पहुंचना, विरह से उपजे नैराश्य को प्रत्यक्ष व्यक्तियों द्वारा झेलना दुविधा ही दुविधा बढ़ाएगा। यह त्याग भी, यह बेकार सा आवेग या संवेग या कोई मनोविकार कई जीवन बर्बाद करके ही दम लेगा क्या? नेहा का सिरदर्द बढ़ने लगा था। वह सोचना बंद कर देना चाहती थी, पर उसका क्या बस था अपने दिलो दिमाग पर। दिल की चोट का सारे अंगों को एहसास था। मातम मनाया जा रहा था जोर शोर से। एक आत्मा ही थी जो सिर उठाए दर्प से दप दप करती खड़ी थी। इस जन्म में तो शांति मिलने से रही। बसंत को छोड़े या ना छोड़े, सब बराबर था। झल्ला कर नेहा ने अखबार खोला। एगोनी आंट से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ा तो जाना कि वह अकेली नहीं थी इस मझधार में। न जाने कितने लोग इन त्रिकोणों में खड़े छटपटा रहे थे। उत्तर कोई व्यवहारिक न था। एगोनी आंट ने कभी स्वयं प्यार किया हो तो जाने। सलाह देना कितना आसान है। संबंध केवल शारीरिक हो तो तोड़ने आसान है, पर जहां वे आत्मिक और आध्यात्मिक हो जाएं, तो उन्हें तोड़ना असंभव है। शायद मृत्यु ही तोड़ सकती है उन्हें। दूरी केवल उत्तेजना को प्रचंड कर देगी। इस उत्तेजना से उत्पन्न होंगी शारीरिक और मानसिक व्याधियां। इनसे उत्पन्न होंगे विकार और क्लेश। समाज को इन संबंधों को अवश्य छूट देनी होगी। त्रिकोणों को स्वीकार करना होगा। स्वीकार करने होंगे ये रिश्ते, और इन संबंधों को कुछ प्रियकर नाम भी देने होंगे। क्यों वह विष्णु को धोखा दे? बसंत के परिवार को अपने त्याग से बचाने के लिए वह एक भले इंसान को क्यों ठगे? ये कहाँ का न्याय हुआ? सब समाज की खातिर? समाज ही क्यों नहीं समाधान निकालता? क्या समाज केवल उंगली उठाने के लिए ही बनाया गया था? तनावग्रस्त नेहा इस निर्णय पर पहुंची कि समाज ने अब तक कुछ किया है, जो अब करेगा उसे स्वयं ही कुछ करना होगा। आत्मा धिक्कार रही थी तो शायद वह गलत रास्ते पर ही होगी। नेहा ने ठान लिया था कि आज बसंत के लौटने से पूर्व वह स्वयं को चट्टान बना लेगी। अपने निर्णय पर अडिग रहेगी। चली जाएगी खुशबू को लेकर विष्णु के पास। उसे सब साफ साफ बता देगी। सब कुछ जानकर भी यदि विष्णु उसे स्वीकार कर लेता है तो ठीक, वरना अभी उसमें दम है। वह अपने पांव पर तो खड़ी ही है। उसने अपनी आंखों और मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था ताकि उसकी दृढ़ता कहीं छीन ना हो जाए। यदि वह कदम अभी ना उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। अभी तो जवान है, सह लेगी, मेहनत कर लेगी। अधिक उम्र हो जाने पर शायद ना सह पाए। खुशबू को अकेला छोड़कर क्या वह मर पाएगी चैन से? वह चौंक कर उठ बैठी। रात के 10 बजने को आए। खुशबू और बसंत का कहीं पता नहीं था। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? हे भगवान, रक्षा करना, मेरी भूलों को क्षमा करना। आज सही सलामत भेज दो दोनों को। फिर मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। डर के मारे वह ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी। कुछ हो गया तो यहाँ रेडियो, टीवी, अखबार वाले विशेषांक निकाल देंगे। उसकी सारी पोल खुल जाएगी। सारा शहर थू थू करेगा। भय और आशंका से ग्रस्त नेहा सोफे पर निढाल होकर गिर पड़ी। परिवार, पड़ोसी, दोस्त सब उंगलियां उठाए धिक्कार रहे थे उसे। पोर्च में कार रुकी तो नेहा का दिमाग ठिकाने आया, किंतु वह उठ ना सकी। उसकी सारी शक्ति निछुड़ चुकी थी। उसकी दृढ़ता तिरोहित हो चुकी थी। सुर्ख लाल गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए खुशबू दौड़ती हुई कमरे में आई और नेहा के गले से लटक गई। हैप्पी मदर्स डे! 2 आवाजें गूंज उठी कमरे में। बसंत धीर से उपहार लिए मुस्कुराता हुआ कमरे के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। आश्वस्त,
आत्मसंतोष से परिपूर्ण कि उससे अच्छा इंसान नेहा को संसार में नहीं मिलेगा। नेहा भूल चुकी थी सारे गिले शिकवे, भगवान को दिए वचन, 5 मिनट पहले की गई अपनी प्रतिज्ञा। You know, mummy, uncle bought me the biggest ever box in the shop. खुशबू एक बड़ा सा चॉकलेट डिब्बा लेकर चहक रही थी। आत्मा ने कचोटा, याद दिलाया, किंतु नेहा साफ नकार गई। यह सब बसंत का कसूर था। नेहा के मन पसंद लाल गुलाब लाने की क्या आवश्यकता थी? कैसे दिल तोड़े अब वह बसंत का। फिर कभी सही। दिव्या माथुर जी द्वारा लिखित कहानी फिर कभी सही, मेरी जुबानी। मैं हूँ स्मिता श्रीवास्तव। धन्यवाद।